हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ चार्जिंग, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट में समझाया जाएगा। एक्चुअली डिटेल में ही समझाया जाएगा बट थोड़ा शॉर्ट वे में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकें और इसको रिवाइज कर सकें चैप्टर को। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको पीआई को भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हैंड रिटन नोट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैटर जो होता है, जैसे मैटर का एक प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास जैसे कि एक प्रॉपर्टी है। सिंपली आप समझिए, मास जैसे कि एक प्रॉपर्टी जो बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब उसके अंदर कितना सामान है या फिर कितना मटेरियल है। ठीक है, तो चार्ज भी उसी प्रकार मैटर का ही एक प्रॉपर्टी है, जिससे दो जिससे दो सब्सटेंस के बीच एक तो एट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच खिंचाव होगा, या फिर रिपल्सन होगा, या फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। रिपल्सन, या तो एट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। एट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच इन दोनों को आप एक साथ इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इंट्रैक्शन, ओके। मतलब चार्ज कुछ नहीं, सिंपली एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण एट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। ये दोनों चार्ज के कारण होते हैं। ठीक है, सेकंड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, हो गया इंट्रिंसिक का मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास होते हैं दो टाइप के पार्टिकल्स। फर्स्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड होते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इससे हमें और एक चीज़ पता चलता है कि चार्ज टू टाइप्स में होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टू टाइप्स के चार्ज प्रेजेंट होते हैं। चार्ज के टू टाइप्स हैं, चार्ज टू टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और एक नेगेटिव। ओके, तो चार्ज का एक मैग्नीट्यूड होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है उनका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 उनका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। कूलम जो है ये चार्ज का यूनिट होता है। जैसे एक मिनट, जैसे जो जैसे मास का यूनिट हम लोग जैसे हमने पढ़ा, मास
जैसे मास का यूनिट होता है केजी या फिर ग्राम, वैसे ही चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसका सिंबल होता है सी। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, यानी ये बहुत छोटा नंबर है। -19 का मतलब 1.6 के नीचे 1 और 19, टोटल 19 जीरो मिलेंगे आपको। तो आप समझ ही सकते हैं कितना छोटा नंबर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है चार्ज प्रेजेंट, ये जो चार्ज प्रेजेंट होता है ये माइनस में होता है, और प्रोटॉन के अंदर यही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है, नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये नेगेटिव में चार्ज प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव में चार्ज प्रेजेंट है, तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, नहीं, और ये मैग्नीट्यूड छोटा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ प्रेजेंट है, ये उसकी नेचर को दर्शा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये नेचर है उसका कि हाँ ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। ओके, नेचर को दर्शा रहा है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड को। जैसे हम लोग कहते हैं -1 और 2, इसमें 2 बड़ा है। ओके, इसमें 2 बड़ा है, तो इसमें इसके मैग्नीट्यूड को दर्शाया गया है, मतलब मैग्नीट्यूड को दर्शाया जा रहा है, ना कि नेचर को। नेचर अगर समझाने की बात हो तो जैसे एक केजी कॉटन है 1 केजी और 2 केजी, तो ये जो कॉटन है इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही रहेंगे। इसका जो नेचर है, चाहे ये भारी हो, ये ऐसे वेट में भारी हो या फिर कम हो, ये वेट में अगर भारी भी है तो इन दोनों का जो नेचर है वो सेम ही रहेगा। इनका वेट बढ़ सकता है, मतलब इनके वेट का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है, बट इनके अंदर का जो नेचर है वो सेम ही रहेगा, वो नेचर चेंज नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1 कूलम चार्ज कंटेन्स इतना इलेक्ट्रॉन्स 6.25 इंटू 10। इसको आप रिमेंबर कीजिए, और इसको डिराइव कैसे करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले आप बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो चार्ज के टोटल 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब एडिटिव इन नेचर होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट टॉप हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट जो है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक सराउंडिंग है, एक बॉडी है, मान लीजिए, चलिए एक बॉडी है जिसके अंदर 1 कूलम चार्ज भी है, 2 कूलम चार्ज भी है और -2 कूलम चार्ज भी है। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज क्या है, तो आप लोग सिंपली इसे 1 + 2 - 2 कूलम कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर 1 कूलम आ जाएगा। मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब ही है द चार्ज के जो टोटल चार्ज है वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं उसे, आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज एल्जिब्रिक सम। मतलब सिंपल सम, जो हम लोग करते आ रहे हैं, 1 + 2, 1 + 1 + 1 3। जैसे अभी मैंने किया 1 कूलम + 3 कूलम हो जाएगा वैसा। ओके, इसमें आपको जो सिंपल आपका वेक्टर सम है वो करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड लॉ हमारा होता है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सारे जो नोट्स मैंने बनाए हैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है
एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। अच्छा, इसे कैसे समझेंगे? इसके लिए मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें आपने 2 कूलम और 2 कूलम दो बॉडी को रखा है। अब कुछ टाइम पीरियड बाद, मान लीजिए 10 साल 20 साल जितना भी टाइम हो, 10 ईयर्स, उसके बाद अगर आप इसे चेक करेंगे, मान लीजिए इसे आपने कहीं रख दिया या फिर दफना दिया, कुछ भी कर दिया, 10 साल बाद आपको याद आया कि आपने एक बॉडी में चार्ज रखा था, अब मुझे चेक करना है कि इस बॉडी में कितना चार्ज बचा है। तो अगर आप लोग इस बॉडी में चार्ज चेक करेंगे 10 साल बाद, यहाँ पे 4 कूलम था, यहाँ पे भी आपको टोटल 4 कूलम ही मिलेंगे। हो सकता है कि इस बॉडी में 0 कूलम हो चुका है और इस बॉडी में 4 कूलम आ गया है, लेकिन टोटल चार्ज आपका 4 कूलम ही रहेगा। हो सकता है इसमें 4 आ गया होगा या फिर इसे 0 हो चुका होगा, ये पॉसिबल है। बट जो उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज होंगे वो सेम ही रहेंगे। मतलब चार्ज जो है वो एक क्लोज सिस्टम में ट्रांसफ़र हो सकता है, बट ये एक क्लोज सिस्टम में इसे आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ की तरह है। और जो लास्ट आपका बेसिक प्रॉपर्टीज़ में आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कुछ इस तरह समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। एक मिनट कहाँ है सेलेक्ट। हाँ, तो Q इक्वल्स टू एन ए का मतलब मैं पूछा था। हाँ, Q जो है ये चार्ज का सिंबल होता है, चार्ज ही है, मतलब ये चार्ज है। Q चार्ज का सिंबल होता है, इसे याद रखिए। N मतलब होता है इस फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो हमने पढ़ा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो Q इक्वल्स टू एन ए से आप क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज रहेगा, Q इक्वल्स टू एन ए जो होता है वो 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है, 4 या इंटीजर ही होगा, यानी एक होल नंबर। तो एन ई का वैल्यू आप जानते हैं, एन यू का वैल्यू आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो इस जो फॉर्मूला है इससे हमें मिलता क्या है? ये फॉर्मूला हमें ये बताता है किसी भी एक बॉडी में जो चार्ज है, किसी भी एक बॉडी में जो चार्ज है वो एक एटम के अंदर का चार्ज का एक इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब देखिए, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इलेक्ट्रॉन। ई माने इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने बताया Q इक्वल्स टू एन ई, इसे याद रखना है। इस फॉर्मूला पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, जो भी मैं फार्मूला बताऊंगा आपको सारा फार्मूला डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा मिल जाएगा। नेक्स्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कि इसे डिराइव कैसे किया गया है। इसे डिराइव कैसे 1 कूलम में 6.25 जो हमने पढ़ा। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, जो मेथड ऑफ चार्जिंग है मैं इसे आपको मेरे पास नोट्स है, आप देख लीजिए। मेथड ऑफ चार्जिंग इसमें 3 जो प्रोसेस होते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब होता है आप किसी बॉडी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास
तरीके होते हैं एक बॉडी को चार्ज करने के, तो मैं उनमें से आपको पहला जो मेथड है वो होता है सिंपल फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन से कैसे, जब दो बॉडी को एक साथ चार्ज माने रब किया जाता है उससे चार्ज पैदा होता है। और कैसे चार्ज पैदा होता है, आप एग्जाम्पल के लिए आप अगर 90s के फ़ोन जो देखेंगे जिसमें रिमूवेबल बैटरी आती थी, उसमें अगर चार्ज खत्म हो जाए तो लोग क्या करते थे कि उसमें से बैटरी निकाल के उन्हें रब करने लगते थे, उन्हें लगता था इससे चार्ज हो जाएगा। ओके, और उसमें काम भी करता था क्योंकि वो साइंटिफिक चीज़ है। कैसे समझाता है, जो बाय फ्रिक्शन है फर्स्ट टॉपिक, जो बाय फ्रिक्शन चार्जिंग मेथड है, इसको आप बाय रबिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो मटेरियल आपके पास होंगे, मान लीजिए ये दो मटेरियल है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। इसका वर्क फंक्शन और इसका वर्क फंक्शन 2, इसका इस सेकंड वाले का वर्क फंक्शन जो है ज़्यादा है। ओके, सेकंड वाले का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन आपके 11th में था। वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट में से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑब्जेक्ट में से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकालने में कितना आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके, कितना वर्क करना पड़ेगा। जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा वर्क फंक्शन होता है, उस मटेरियल में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में है उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे सेकंड वाला जो एटम मतलब ऑब्जेक्ट है, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। तो अभी क्या होता है, जब हम ये एक मिनट, क्या होता है जब हम ये दोनों मटेरियल को एक साथ रब कराएंगे तो क्या होगा, इस फर्स्ट वाले का वर्क फंक्शन कम होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएंगे। तो इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर वर्क कराने के बाद, फ्रिक्शन लगाने के बाद यहाँ पे ये रब होके यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसमें आ जाएंगे। अब क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बट अभी क्या हुआ, फर्स्ट वाले से निकल के इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले में आ चुका है। तो अभी जो ये था ये चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, या पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। क्योंकि जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं, जब भी किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक एक्सेस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो नेगेटिव बन जाता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। और फिर जब भी किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है वो पॉजिटिव चला जाता है। ओके, समझ में आ गया, सिंपल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है चार्ज करने का, ये सिंपल है, ठीक है। बाय रबिंग जो हमने पढ़ा है, चार्जिंग बाय रबिंग, ये सिंपल है। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, एक का वर्क फंक्शन कम होगा। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स को रब कराया जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम है उसमें से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसमें चले जाएंगे, जिसमें वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसमें चला जाएगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होने के कारण ये वाला चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज, दोनों चार्ज हो जाएंगे। ओके, अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है, एक मिनट, सेकंड हमारा टॉपिक जो है वो आपका है बाय कंडक्शन। तो दोस्तों,
हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है कंडक्शन। ओके, कंडक्शन से आप कैसे चार्ज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंडक्शन का मतलब होता है दो बॉडीज़ को आप टच कराते हैं, फिर दोनों बॉडीज़ को आप अलग कर देते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए, तो इसमें आपको मेन बात है कंडक्शन में, हमारे टॉपिक में आइडेंटिकल बॉडीज लेनी होती है। मतलब आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम साइज और सेम, मतलब वो बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ओके, सेम साइज, सेम, उनका सब सेम है, उनका सेम साइज सब सेम होगा। अब कंडक्शन में क्या किया जाता है, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के पास है 1 कूलम चार्ज, इस ऑब्जेक्ट के पास है 2 कूलम चार्ज, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इसमें आपका क्या किया जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ टच कराया जाएगा। ओके, किसी तरह, लाइक इसमें वायर आपने दे दिया, इसमें वायर से कनेक्ट कर दिया, फिर बाद में ये जो वायर है इसे कट कर देता है। अब इस प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो चार्ज होता है वो कुछ इस तरह बढ़ जाता है, 1+2/2, और इसमें भी 1+2/2, मतलब दोनों का चार्ज का एवरेज आ जाता है, दोनों चार्ज का एवरेज आ जाता है। ओके, एवरेज आ गया। अब ये पहले चार्ज था आपका 1 और इसमें था 2, अभी चार्ज हो गया 3/2 और इसमें 3/2, मतलब दोनों में चार्ज बढ़ गया। ओके, दोनों चार्ज हो गया अभी बॉडी। अब इसमें बात ये है कि इसमें इसका क्या हुआ, लाइक यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, इसके पास मान लीजिए Q1 चार्ज था, इसके पास Q2 चार्ज था। दोनों को हमने टच कराया वायर से, इसे एक अच्छा कलर ले लेते हैं, ब्राउन कलर, कॉपर वायर से टच कराया, फिर इसके बीच का जो ये कट कर दिया। तो अब इसमें चार्ज दोनों में क्या हो जाएंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा आपका Q1+Q2/2, और ये हो जाएगा Q1+Q2/2, मतलब सेम हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है कि ये काम कैसे कर रहा है। ओके, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास यहाँ आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिलता है, वो क्वेश्चन पेपर में रहेगा, यू हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, लाइक यहाँ पे ए, समझ में नहीं आ रहा, लाइक A, B, C, तो Q1+Q2+Q3, इसके जगह हम लोग ये भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ अलग ट्राई करते हैं, लाइक ए के पास है 1 कूलम, ए के पास है 1 कूलम, बी के पास है 2 कूलम और सी के पास है 3 कूलम। अब आपसे कहा जाएगा कि पहले ए और बी को टच किया जाएगा एक साथ। ओके, लाइक ए एंड बी टचेज ईच अदर, देन बी एंड सी टचेज ईच अदर, तो व्हाट इज द फाइनल चार्ज। तो इसमें आपका फाइनल चार्ज कुछ इस तरह का आप निकाल पाएंगे कि ओके, इसमें ए और बी को जैसे हमने ऐसे टच करा दिया, चलिए ए और बी को हमने टच करा दिया, तो इसमें हमारे चार्ज 1+2/2, 1+2/2 हो गया। तो ए का चार्ज आ गया 3/2 कूलम, इसका भी चार्ज आ गया 3/2 कूलम। अब वापस आपको क्या करना है, बी और सी को टच कराना है। तो इसमें इस बार क्या हो जाएगा, 3/2, एक मिनट, 3/2+3/2 कूलम, और 3/2+3/2 कूलम, क्योंकि देखिए पहले
पहले बी का चार्ज 2c था, मतलब 2 कूलम था, तो ए भी टच कराने के बाद वो 3/2 हो गया। अब आप 3/2 को टच कर रहे हैं, ओके, ना कि 2 कूलम को। तो हमारा चार्ज क्या आ जाएगा, 3/2 प्लस 3 आपका हो जाएगा 3/2 6, 9/2, ये बाई 2 था, बाई 2, ये आपका हो जाएगा 9/4 कूलम। ओके, 9/4 कूलम। ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग है, जो कि लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है, वो है इंडक्शन। इंडक्शन इस मेथड को आप विदाउट लाइक टच है ये, ओके, विदाउट टच। इंडक्शन का मतलब ही होता है विदाउट टच आपका कुछ चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे क्लास 10 में एक टॉपिक था इंडक्शन, उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता था विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अब यहाँ पे इंडक्शन में कैसे चार्ज होता है, इंडक्शन में आपके पास 2 ऑब्जेक्ट होती हैं। एक बॉडी जो ऑलरेडी चार्ज है, मान लीजिए ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ये ऑलरेडी प्लस 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 पॉजिटिवली चार्ज है। और आपके पास सेकंड बॉडी होती है जो न्यूट्रल होती है, ओके। अब इसमें क्या किया जाता है कि इस जो बॉडी को चार्ज करना होता है वो वाला बॉडी आपकी अर्थिंग से कनेक्ट किया जाएगा, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। अर्थिंग, अर्थिंग आप सब जानते हैं ना, अर्थिंग हमारे घर में भी लगा रहता है ताकि जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाए। अब अर्थिंग मिलने के बाद ये जो बॉडी, ये बॉडी था और ये अर्थिंग में चल गया, प्लस प्लस था, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस था। अभी प्लस प्लस ये होने के कारण ये क्या होता है, ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज को एक तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। वो प्लस चार्ज होने के कारण वो जो नेगेटिव चार्ज को इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड हो जाएंगे, ओके, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिव को करता। और यहाँ पे हमारा अर्थिंग से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब प्रोटॉन जो है, वो अर्थ में समा जाएंगे और इससे ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो चार्जिंग मेथड है ये टेम्परेरी होता है। मतलब जैसे आप इसको हटाएंगे यहाँ से, वापस अर्थिंग से वो जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं अर्थिंग से, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, ओके। हाँ, तो इससे एक मिसकंसेप्शन भी आप क्लियर कर लीजिए कि हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन या अर्थिंग से बस करंट हम भेज सकते हैं, लेकिन बात रियल चीज़ ये है कि अर्थिंग से जो है, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन्स हम ले भी सकते हैं, ओके। अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, चार्ज ले भी सकते हैं, ओके। तो हमारा चार्जिंग क्लियर हो गया, तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं। चार्जिंग का हमने पढ़ा पहला फ्रिक्शन, जिसमें आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे, तो फिर दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो लो वर्क फंक्शन से जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट प्लस में आ जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा कंडक्शन, जिसमें दो ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो चार्ज Q1 + Q2/2 हो जाएगा। और थर्ड हमने पढ़ा इंडक्शन, विदाउट टच एक चार्ज बॉडी को हम लोग लाएंगे एक अनचार्ज बॉडी के पास, तो वो चार्ज होने लगता है, चार्ज हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी है, ओके। नेक्स्ट
देखिए दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, एक भी टॉपिक मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे डिटेल्स में है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आप यहाँ देख लीजिए, लेकिन यहाँ मत देखिए, मैं पहले आपको समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। कूलम्स लॉ का मतलब है क्या? कूलम एक साइंटिस्ट हैं, कूलम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है एक्चुअली। वाइट पेज किधर है, मिल जा। हाँ, कूलम लो, कूलम लो, कूलम लो जो है, कूलम लो, कूलम लो क्या कहता है समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस है आपके पास, दो पॉइंट चार्जेस हैं। ओके, दो पॉइंट चार्जेस हैं। एक का चार्ज है Q1, एक का चार्ज है Q2। अब कूल और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। कूलम लो कहता है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 मतलब उनके प्रोडक्ट का और चार्ज के प्रोडक्ट का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ओके, अब इन दोनों को जब इक्वेट किया जाता है, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगा, F is directly proportional to or proportional to Q1 Q2 by R square, or this imply F equals to K Q1 Q2 by R square। अब आप बोलिएगा K कहाँ से है? जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में लाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल को इक्वल में लाया, जब भी हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में लाते हैं तब हमें इक्वल साइन देने के लिए कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट का मतलब क्या है? जैसे हर कांस्टेंट का एक अलग से मीनिंग होता है। तो हमारा फॉर्मूला आगे यहाँ पे F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला में K का मतलब क्या है? K का मतलब होता है यहाँ पे 1 बाई K। यहाँ का क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए K का वैल्यू आपका है 9 इंटू 10⁹। ये इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। और यहाँ पे K कहाँ से डिराइव किया गया? K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इस जो वर्ड इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रोनाउंसिएशन आप इस प्रकार है APSALON, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन TS का प्रोनाउंसिएशन है। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप बस अभी समझिए क्या मैं कह रहा हूँ। अभी ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब होता है परमिशन, मतलब परमिशन ऑफ मीडियम। ओके, परमिशन आप इसे परमिशन की तरह समझ के रखिए, ये आपके सिलेबस में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस आप कांस्टेंट की तरह समझ के रखिए।
परमिटिव का मतलब होता है परमिशन ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इस एप्सिलॉन नॉट की एक यूनिट भी होती है जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। आप इसे डिराइव करिएगा, लेकिन डिराइव आपका करने का काम है, मैं नहीं करूँगा। तो चार्ज का हमारा फॉर्मूला है क्यू, नहीं चार्ज नहीं, क्या था, एक मिनट। फोर्स का हमारा फॉर्मूला है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब के हो जाएगा हमारा 1। मैं आपके अच्छे समझ आए इसलिए लिखता हूँ 1/4πε0। ये के की वैल्यू होगी। अब Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसमें अब कैसे होगा देखिए। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4R² बाई Q1 Q2 4 पाई, और 4 पाई कांस्टेंट है, इनका कोई यूनिट नहीं है। तो अब आप फोर्स का यूनिट लिखिएगा, फोर्स का यूनिट लिखिएगा, फोर्स का यूनिट लिखिएगा, आर का यूनिट लिखिएगा मीटर, और क्यू का यूनिट लिखिएगा सी। तो इसमें आपको मिल जाएगा यूनिट आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। F R² Q1 Q2, तो F हो जाएगा हमारा न्यूटन, R हो जाएगा मीटर स्क्वायर, R स्क्वायर है, और चार्ज हो जाएगा हमारा कूलम इंटू कूलम, तो कूलम स्क्वायर। ओके, कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। तो हमारा जो यूनिट आ गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ये है उसका यूनिट। एक बार आप चेक भी कर लेते हैं, ये सही है। इसी तरह से आपको डिराइव करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से डिराइव करने की कोशिश करिए। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट भी करिएगा। ओके, तो हमारा कूलम लॉ कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कूलम लॉ ऑलवेज पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। ओके, कूलम लॉ में आपका जो डिस्टेंस का यूनिट है वो हमेशा मीटर में होगा, और जो चार्ज का यूनिट है वो ऑलवेज कूलम में ही होगा। चार्ज का अगर आपको पता नहीं तो और भी यूनिट होते हैं, जैसे ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आपको यूज़ नहीं करना है, हमेशा कूलम लॉ में कूलम ही यूज़ होगा। ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। तो कूलम्स लॉ के लिए ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ओके, कि जो कहाँ गया, हाँ, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस है ओनली। ओके, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, valid for only point charges, valid in vacuum for medium force by divided by force। ओके, follows the Newton और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये गलत है, इसे मत लिखिए। अब जो हमने पढ़ा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई ए एप्सिलॉन नॉट, नहीं सॉरी बाई
आर स्क्वायर, ये वैलिड ओनली वैक्यूम के लिए। तो मान लीजिए अभी कोई एक मीडियम है जिसके अंदर एक बॉडी है, उस दो बॉडीज है पॉइंट चार्जेस, तो उनका अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा कि उनके फोर्स। यहाँ पे मान लीजिए पानी है और इसके अंदर दो पॉइंट चार्जेस है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा प्रीवियस फार्मूला है F=KQ1Q2/r² का, इसमें आपको नीचे एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब वो मीडियम नहीं, एप्सिलॉन नॉट भी मीडियम है बट ये मीडियम अलग है। इसका मतलब आप जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका परमिटिविटी। अब इसमें अब आप इसे कैसे डिराइव करेंगे, देखिए इससे आप एक परमिटिव ऑफ मीडियम, इसे याद रखना है। दो फार्मूला फिर हमारा हुआ F=KQ1Q2/r², ओके। और दूसरा फार्मूला F=K, इसको FM लिखिएगा, F के नीचे छोटा सा M, इसको कुछ इस तरह का लिखना है, दिखाते हैं, रुकिए। ये कुछ इस तरह का दिखना चाहिए आपका, F=, ये कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। एफ के नीचे एक छोटा सा एम, इसे F×M मत समझिए, ये F के नीचे एक छोटा सा एम है, ओके। तो इसका मतलब है फोर्स इन मीडियम, और ये आप यहाँ भी लिख लीजिए छोटा सा भी, ओके। फोर्स इन वैक्यूम, तो ये अब हो गया KQ1Q2/r², और ई नॉट लिख लेते हैं, चलिए। यहाँ पर ई मीडियम था, अच्छा ई एम भी लिख सकते हैं, ई नॉट भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, बस ये एक कांस्टेंट नहीं है, ये एक वेरिएबल है इसलिए, ओके। ई नॉट, ओके। तो अब अगर हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे, एफ इन फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम करेंगे, तो आपको पता चलेगा के से के कट जाएगा, क्यू से क्यू, और ये कट जाएगा, ओके। और आर स्क्वायर कट जाएगा, और सिर्फ बचेगा 1/ε0। नहीं, गलत है। फोर्स इन मीडियम बाई फोर्स इन वैक्यूम